नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले शख्स की होने वाली है। उसका नाम सूरज है। तो चलिए अब आगे की कहानी को सूरज के दोस्त अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारी कहानी को पूरी नहीं सुन रहे, आपसे मेरी गुजारिश है कि पूरा सुने। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को सूरज के करीबी दोस्त अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और यह कहानी मेरे करीबी दोस्त सूरज की है। एक ऐसी सच्ची और भयावह घटना जिसे सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई थी। सूरज ने मुझे यह आप बीती उस रात के बाद सुनाई जब वह मौत के मुंह से किसी तरह जिंदा लौट आया। उसकी आवाज में वह खौफ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं इसे उसी तरह बयान कर रहा हूं जैसे उसने बताया, लेकिन इसे इतना डरावना बनाऊंगा कि आपकी रूह तक कांप जाए। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है। वह डर, वह सन्नाटा और वह चुड़ैल जो आज भी उस खंडहर में इंतजार कर रही है। सूरज 23 साल का एक नौजवान राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह दिखने में हट्टा कट्टा, हंसमुख और बिंदास था। गांव में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। वह अक्सर कहता, डर नाम की चीज मेरे पास नहीं आती। भूत प्रेतों की कहानियां उसे हंसी का पात्र लगती थीं। सूरज को लगता था कि ये सब दिमाग का फितूर है। वह गांव के युवाओं का लीडर था, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या दोस्तों के साथ रात की सैर। लेकिन उसकी यही जिद और बेखौफ अंदाज उसे उस खंडहर तक ले गया जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सूरज के माता पिता किसान थे और वह अपने दोस्तों रवि और कमल के साथ अक्सर गांव के ढाबे पर देर रात तक गप्पे मारता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार बात हंसी मजाक से कहीं आगे निकल गई। हमारा गांव, जो राजस्थान के जैसलमेर के पास एक सुनसान इलाके में बसा है, अपनी पुरानी हवेलियों और डरावने किस्सों के लिए कुख्यात है। गांव से 5 किलोमीटर दूर एक खंडहर है जिसे काली हवेली कहते हैं। यह कभी एक क्रूर जमींदार की हवेली थी। कहते हैं उसकी पत्नी राधिका को एक तांत्रिक ने अपने काले जादू का शिकार बनाया। राधिका की मौत इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा आज भी उस खंडहर में कैद है। गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां एक औरत का साया दिखता है। काले लंबे बाल, खून से सना चेहरा और आंखें जो आपकी आत्मा तक चीर देती हैं। लोगों का कहना है कि जो भी उस खंडहर में रात को गया, वह या तो पागल हो गया या उसकी लाश तक नहीं मिली। एक बार गांव का एक लड़का वहां गया था और सुबह उसका जूता खंडहर के बाहर मिला, लेकिन वह गायब था। गांव में यह भी अफवाह थी कि राधिका की आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसकी हवेली में दाखिल होते हैं। सूरज को ये सब कहानियां बच्चों के डराने वाली लगती थीं। वह अक्सर मजाक उड़ाता, अगर भूत होता तो अब तक मेरे सामने आ चुका होता। यह बात नवंबर 2019 की है। रात काली थी, आसमान में चांद का नामो निशान नहीं। ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज, रवि और कमल गांव के ढाबे पर बैठे थे। कुछ देसी शराब की चुस्कियों के बाद बात भूत प्रेतों पर आई। रवि ने काली हवेली का जिक्र छेड़ दिया। सूरज, तू तो कहता है तुझे डर नहीं लगता, चल आज रात वहां जाकर दिखा, रवि ने हंसते हुए कहा। कमल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, अगर तू 1 घंटा वहां बिता ले तो मैं तुझे अपनी बाइक दे दूंगा। सूरज, जिसका नशा अब हद से ज्यादा हो चुका था, ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम लोग बस गाड़ी में इंतजार करना। सुबह मैं उस खंडहर की एक ईंट लाकर तुम्हारे सामने पटक दूंगा। रवि और कमल ने उसे रोकने की कोशिश की। रवि ने कहा, पागल मत बन सूरज, वो जगह ठीक नहीं। लेकिन सूरज का दिमाग अब शर्त पर अटक चुका था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एक बोतल पानी उठाई और खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर तक का रास्ता जंगल से होकर जाता था। कंटीली झाड़ियां, टेढ़े मेढ़े पेड़ और बीच बीच में उल्लुओं की आवाजें।
हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। सूरज ने बाद में बताया कि जैसे ही वह खंडहर के टूटे हुए लोहे के गेट पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह हवा का शोर है या कुछ और। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। खंडहर का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की हो। सूरज ने टॉर्च ऑन की ओर अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर घुसा, एक ठंडी लहर ने उसे जकड़ लिया। यह सर्दी सामान्य नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे उसकी हड्डियों तक बर्फ जम रही हो। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स दिखीं। एक पेंटिंग में एक औरत थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो इतनी जीवंत थीं कि सूरज को लगा कि वह उसे देख रही है। उसने नजरें हटाईं और आगे बढ़ा। सूरज हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां पुराने सोफे, टूटी मेजें और मकड़ियों के जाले बिखरे पड़े थे। हवा में धूल उड़ रही थी, जो टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हवा होगी, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार करीब। यह अब सिसकियां नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। सूरज, सूरज। आवाज इतनी साफ थी कि उसका दिल धक से रह गया। उसने चीख कर कहा, कौन है, सामने आ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, सोच कर कि शायद नशे की वजह से उसे वहम हो रहा है। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तेजी से पीछे देखा, कोई नहीं। सूरज ने हॉल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उसका ध्यान एक पुरानी सीढ़ी पर गया, जो ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थी। वह जानता था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिद अब भी बरकरार थी। जैसे ही उसने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, उसे एक तेज गंध महसूस हुई, खून की गंध। ये इतनी तेज थी कि उसका सिर चकराने लगा। उसने टॉर्च ऊपर की ओर की और उसे सीढ़ी के आखिरी सिरे पर एक काला साया दिखा। यह साया किसी इंसान जैसा नहीं था। यह लंबा, टेढ़ा मेढ़ा और हवा में तैरता हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले। सूरज की सांस अटक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। साया धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर टॉर्च फेंकी और सीढ़ी से नीचे भागा। सूरज हॉल में वापस आया और एक कोने में दीवार से सटकर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था और पसीने ने उसे तरबतर कर दिया था। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 12:15। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। तभी उसे अपने सामने एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उसका खून जम गया। उसने आंखें उठाईं और जो देखा, उसे वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हवा में एक आकृति उभर रही थी। यह एक औरत थी, या शायद औरत जैसा कुछ। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे, लेकिन वे हवा में तैर रहे थे, जैसे सांप लहरा रहे हों। उसका चेहरा, हाय राम, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आधा खून से लथपथ। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक लाल चमक थी, जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। उसका मुंह खुला था और उसमें से काला, गाढ़ा धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ी। उसने एक भयानक कर्कश आवाज में कहा, तूने मेरी हवेली में कदम रखा, अब तू मेरा है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। सूरज की चीख गले में ही अटक गई। उसने देखा कि औरत का हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह कोई सामान्य हाथ नहीं था। यह काला, पंजों जैसा था, जिसके नाखून इतने लंबे थे कि वे सूरज की छाती तक पहुंच रहे थे। सूरज ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस आकृति से नजरें हटाकर दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसे अपने पैरों पर कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, जमीन पर खून का एक गड्ढा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने चीखते हुए दरवाजा खोला, लेकिन तभी उसे अपने गले पर एक जोरदार खरोंच महसूस हुई। उसने छूकर देखा, उसके गले से खून बह रहा था। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे देखा, वह चुड़ैल अब हवा में तैर रही थी। उसके बाल सूरज की ओर लपक रहे थे। उसकी आंखें अब और भी लाल हो गई थीं और उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया था कि सूरज को लगा कि वह उसे निगल लेगी।
उसने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लग रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी में उसे वही लाल आंखें दिख रही थीं। सूरज किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा, जहां रवि और कमल इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सूरज को देखा, वे चीख पड़े। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके गले पर गहरे खरोंच के निशान थे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, सूरज चीखा। रवि ने गाड़ी भगाई, लेकिन सूरज बार बार पीछे देख रहा था। उसने बाद में बताया कि उसे गाड़ी के पीछे वही काला साया दिखा जो धीरे धीरे गायब हो गया। सूरज को उस रात के बाद कई हफ्तों तक बुखार रहा। वह रात में चीख चीख कर उठता और कहता कि वह चुड़ैल उसे सपनों में बुलाती है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह दिन में भी अकेले नहीं रह पाता था। गांव के एक ओंझा को बुलाया गया, जिसने बताया कि सूरज पर उस चुड़ैल का साया है। ओंझा ने कई पूजा पाठ किए, लेकिन उसने साफ कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। अगर सूरज ने फिर कभी उस खंडहर की ओर देखा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सूरज के गले के खरोंच के निशान आज भी नहीं गए। वह कहता है कि जब भी वह दर्पण में देखता है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने गांव छोड़ दिया और अब जयपुर में रहता है, लेकिन वह आज भी रात में अंधेरे से डरता है। वह खंडहर आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। कुछ महीने पहले कुछ यूट्यूबर्स वहां वीडियो बनाने गए थे। उनका कैमरा तो मिला, लेकिन वह खाली था। सिर्फ एक क्लिप में दूर से एक औरत का साया दिखा जो हवा में गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि राधिका की आत्मा अब और भी गुस्से में है, क्योंकि लोग उसकी हवेली को परेशान कर रहे हैं। पहली घटना के बाद सूरज को गांव के ओंझा ने चेतावनी दी थी, वह आत्मा राधिका तुझ पर नजर रख रही है। अगर तूने फिर कभी उस खंडहर की ओर देखा तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। गांव वाले उस खंडहर को काली हवेली कहते थे, जो कभी एक जमींदार की शान थी। कहते हैं राधिका को तांत्रिक ने न सिर्फ मार डाला, बल्कि उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया। उसका गुस्सा इतना भयानक था कि वह हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती थी जो उसकी हवेली में कदम रखता था। पहली घटना के बाद खंडहर और भी खतरनाक हो गया था। गांव में अफवाहें थीं कि रात में वहां से औरत की चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी खंडहर की खिड़कियों में लाल रोशनी चमकती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक काली आकृति को हवा में तैरते देखा, जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। सूरज की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई और अब कोई उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। पहली घटना के 6 महीने बाद सूरज जयपुर शिफ्ट हो गया। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, एक दुकान पर सेल्समैन का काम। वह कोशिश कर रहा था कि अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाए, लेकिन रातें उसके लिए अब भी काली थीं। वह हर रात वही सपना देखता, लाल आंखें, सड़े हुए चेहरे वाली औरत और एक आवाज जो कहती, तू मेरा है। वह नींद की गोलियां खाने लगा, लेकिन सपने नहीं रुके। जयपुर में उसने नए दोस्त बनाए, विकास और प्रिया। दोनों सूरज की हालत देखकर चिंतित थे। एक दिन जब सूरज ने अपनी आपबीती सुनाई तो विकास ने मजाक में कहा, यार तू उस खंडहर में वापस चला जा, शायद वो चुड़ैल तुझे छोड़ दे। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, विकास तू नहीं समझेगा, वो कोई साधारण भूत नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन विकास ने बात को हल्के में लिया और कहा, चल हम सब मिलकर उस खंडहर में चलते हैं, मैं देखता हूं कितना डरावना है वो। सूरज ने साफ मना कर दिया, लेकिन प्रिया और विकास के बार बार जोर देने पर वह टूट गया। उसने सोचा शायद वहां जाकर वह अपने डर का सामना कर ले। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह 2020 की जुलाई की बात है। बारिश का मौसम था और आसमान हमेशा काले बादलों से घिरा रहता था। सूरज, विकास और प्रिया ने फैसला किया कि वे गांव जाएंगे और खंडहर देखेंगे। सूरज ने बार बार मना किया, लेकिन विकास का जुनून और प्रिया की जिद के आगे वह हार गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तीनों जयपुर से गांव के लिए निकले। रास्ते में सूरज चुप था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसकी गाड़ी के पीछे चल रहा है। एक बार उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने तेजी से ब्रेक मारा और पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? सूरज ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, शायद थक गया हूं। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो रात के 10 बज रहे थे। बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थीं।
खंडहर का टूटा हुआ गेट पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। सूरज ने गाड़ी रोक दी और कहा, बस यहीं तक, अब वापस चलते हैं। लेकिन विकास ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा और पास चलते हैं। विकास ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और खंडहर के गेट की ओर बढ़ा। प्रिया उसके पीछे थी और सूरज अनमने मन से उनके साथ चलने लगा। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, सूरज को वही ठंडी लहर महसूस हुई जो उसने पहली बार खंडहर में कदम रखते वक्त महसूस की थी। उसने चीख कर कहा, रुको, यहां कुछ गलत है। लेकिन विकास ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गेट को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर अब और भी गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से उन्हें चीरा हो। हवा में एक तेज गंध थी, खून और सड़े हुए मांस की। प्रिया ने अपनी नाक ढक ली और कहा, यह क्या बदबू है? सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, अभी। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखी, वही औरत, राधिका। लेकिन इस बार उसकी आंखें, वे लाल थीं और उनमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। विकास ने हंसते हुए कहा, यह तो कोई मजाक है, शायद बच्चों ने रंग डाला होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, जमीन पर उसे एक गीला निशान दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। यह खून था, ताजा और गाढ़ा। निशान हॉल से एक अंधेरे गलियारे की ओर जा रहा था। प्रिया ने डरते हुए कहा, विकास, ये मजाक नहीं है, चलो वापस। लेकिन विकास का जुनून अब जिद में बदल चुका था। उसने कहा, मैं देखता हूं ये खून कहां जाता है। सूरज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हॉल के बीच में एक पुराना दर्पण था, जो अब टूटा हुआ था। लेकिन उसमें जो दिख रहा था वह सूरज की रूह को हिला गया। दर्पण में उनकी अपनी परछाइयां नहीं थीं, उसके बजाय एक काली आकृति थी जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। सूरज ने चीख कर कहा, भागो! और तीनों दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, गेट अपने आप बंद हो गया। एक भयानक हंसी हॉल में गूंजने लगी, वही हंसी जो सूरज ने पहली बार सुनी थी। प्रिया रोने लगी और विकास की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। सूरज ने गेट को जोर जोर से धक्का देना शुरू किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। सूरज ने धीरे धीरे पीछे देखा। वह थी राधिका, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसके दांत नुकीले थे, जैसे किसी जंगली जानवर के। उसने अपने काले पंजों जैसे हाथ सूरज की ओर बढ़ाए और एक कर्कश आवाज में कहा, तूने वादा तोड़ा, अब कोई नहीं बचेगा। विकास ने टॉर्च उसकी ओर फेंकी, लेकिन वह हवा में रुक गई और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। चुड़ैल अब हवा में तैर रही थी और उसके बाल हर दिशा में लपक रहे थे। प्रिया ने सूरज का हाथ पकड़ा और चीखी, ये क्या है? सूरज ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था वो हमें नहीं छोड़ेगी। अचानक हॉल की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जमीन पर खून के गड्ढे उभरने लगे और उनमें से काले सांप जैसे जीव निकलने लगे। चुड़ैल अब और भी करीब थी। उसने अपने हाथ प्रिया की ओर बढ़ाए और प्रिया का शरीर हवा में उठने लगा। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। सूरज और विकास ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ हवा में ही रह गए। सूरज ने देखा कि प्रिया की आंखें सफेद हो रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे सूरज की तरह पीला पड़ रहा था। चुड़ैल ने प्रिया को जमीन पर पटक दिया और सूरज की ओर मुड़ी। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तूने मुझे बुलाया, अब तू मेरे साथ चलेगा। सूरज के गले पर फिर से खरोंच पड़ने लगी और उसे लगा कि उसकी सांस रुक रही है। विकास ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने उसे चुड़ैल की ओर फेंका और चीखा, हट जा। ताबीज जैसे ही चुड़ैल के पास पहुंचा, एक तेज चमक हुई और चुड़ैल पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सूरज के कान सुन्न हो गए। गेट अपने आप खुल गया और सूरज ने प्रिया को उठाकर बाहर की ओर दौड़ना शुरू किया। विकास उनके पीछे था, लेकिन जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर पहुंचे, उन्हें लगा कि चुड़ैल अभी भी उनका पीछा कर रही है। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को खरोंच रही थीं और हवा में वही कर्कश हंसी गूंज रही थी। सूरज ने पीछे देखा, चुड़ैल हवा में तैर रही थी
और उसके बाल अब जमीन पर रेंग रहे थे जैसे सैकड़ों सांप। तीनों किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे और उसे भगाया। सूरज बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन अब चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी। प्रिया बेहोश थी और उसके चेहरे पर गहरे खरोंच के निशान थे। विकास की सांसें तेज चल रही थीं। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने प्रिया को देखकर कहा कि उस पर चुड़ैल का साया है। ओझा को फिर से बुलाया गया, जिसने कई दिन तक पूजा की। प्रिया की हालत में सुधार हुआ, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। वह चुप रहती थी और कभी कभी रात में चीख कर उठती थी। विकास ने उस रात के बाद सूरज से कभी बात नहीं की। वह गांव छोड़कर कहीं और चला गया। सूरज अब भी जयपुर में है, लेकिन वह रात में बाहर नहीं निकलता। उसके गले के निशान अब और गहरे हो गए हैं और वह कहता है कि उसे हर रात वही लाल आंखें दिखती हैं। काली हवेली अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि राधिका का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। कुछ महीने पहले कुछ सैलानी वहां गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी खंडहर के पास खाली मिली। उनके कैमरे में एक तस्वीर थी, एक औरत जिसके बाल हवा में तैर रहे थे और आंखें जो सीधे कैमरे को घूर रही थीं। काली हवेली, वह खंडहर जो कभी एक जमींदार की शान थी, अब मौत का आलम बन चुका था। राधिका, जिसकी आत्मा को तांत्रिक ने हवेली में कैद किया था, अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि सूरज की दोनों घटनाओं के बाद राधिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रात में खंडहर से चीखें सुनाई देती थीं और आसपास के जंगल में पेड़ अपने आप जलने लगते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खंडहर की खिड़कियों में एक औरत को देखा जो हवा में तैर रही थी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। गांव में एक नई अफवाह थी। राधिका अब सिर्फ खंडहर तक सीमित नहीं थी। वह उन लोगों का पीछा करती थी जिन्होंने उसकी हवेली में कदम रखा था। सूरज का नाम सुनकर गांव वाले अब मुंह फेर लेते थे। ओझा ने चेतावनी दी थी, सूरज को अब कोई नहीं बचा सकता, वह चुड़ैल उसे ले जाएगी। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह इस शाप से लड़ेगा, एक आखिरी बार। दूसरी घटना के बाद सूरज ने जयपुर में अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की। वह एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। उसने दोस्तों से दूरी बना ली थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी वजह से खतरे में पड़े। लेकिन रातें अब भी उसे तड़पाती थीं। सपनों में राधिका अब और भी करीब आ रही थी। वह उसका गला घोंटने की कोशिश करती और हर बार सूरज चीख कर जागता। उसके गले के निशान अब जलने लगे थे, जैसे कोई उन्हें बार बार खरोंच रहा हो। एक दिन सूरज को एक बूढ़ा तांत्रिक मिला। वह जयपुर के एक मंदिर के पास बैठा था और सूरज को देखते ही बोला, बेटा, तेरे साथ एक काला साया है। अगर तूने उसे नहीं रोका तो वह तुझे और तेरे अपनों को खा जाएगी। सूरज ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। तांत्रिक ने बताया कि राधिका का शाप तभी टूटेगा जब सूरज खंडहर में जाकर उसका सामना करेगा और एक खास पूजा पूरी करेगा। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह तुझे बचाएगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तू हिम्मत नहीं हारता। सूरज डर गया, लेकिन उसे लगा कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसने फैसला किया कि वह खंडहर में जाएगा, आखिरी बार। उसने मुझे फोन किया और कहा, अजय, अगर मैं वापस ना आया तो मेरे माँ बाप को बता देना कि मैंने कोशिश की। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह डर से नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ था। यह 2021 की जनवरी की बात है। रात काली थी और आसमान में तारे तक नहीं दिख रहे थे। सूरज अकेले अपनी बाइक पर गांव के लिए निकला। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा है। उसने कई बार पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। जंगल के रास्ते पर पहुंचते ही हवा में एक सड़ी सी गंध फैल गई। सूरज ने ताबीज को कसकर पकड़ा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जब वह खंडहर के गेट पर पहुंचा तो उसे लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। गेट अब और भी जर्जर हो चुका था और उस पर गहरे खंडहर की दीवारों पर अब खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उन्हें ताजा रंग दिया हो। सूरज ने तांत्रिक द्वारा दी गई पूजा की सामग्री निकाली, एक छोटा सा हवन कुंड, कुछ जड़ी बूटियां और एक मंत्रों की किताब। उसने पूजा शुरू करने का फैसला किया। सूरज ने हॉल में कदम रखा। अंदर का माहौल अब किसी कब्रिस्तान जैसा था। हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भयानक फुसफुसाहट थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। उसने हवन कुंड जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पूरा किया, दीवारें हिलने लगीं, जमीन पर खून के गड्ढे उभरने लगे और उनमें से काले सांप जैसे जीव निकलने लगे।
सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ता रहा। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। वह जानता था, वह यहां थी, राधिका। उसने धीरे धीरे आंखें उठाईं। चुड़ैल अब पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका चेहरा अब सिर्फ हड्डियां और सड़ा हुआ मांस था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। उसके बाल अब सूरज की ओर लपक रहे थे, जैसे जीवित सांप। उसने एक कर्कश आवाज में कहा, तूने मुझे फिर से बुलाया, इस बार कोई नहीं बचेगा। सूरज ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन चुड़ैल अब और भी करीब आ रही थी। उसने अपने पंजों जैसे हाथ सूरज की ओर बढ़ाए और सूरज को लगा कि उसका शरीर हवा में उठ रहा है। उसने देखा कि उसका ताबीज जलने लगा, लेकिन वह अब भी चमक रहा था। चुड़ैल चीखी और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हॉल की खिड़कियां चटक गईं। सूरज ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और हवन की आग अब नीली हो गई। तभी चुड़ैल ने सूरज को दीवार पर पटक दिया। उसका गला अब खून से लथपथ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने किताब उठाई और आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल अब पागल हो चुकी थी। उसने अपने बालों से सूरज को जकड़ लिया और कहा, तू मेरे साथ आएगा, यहां हमेशा के लिए। सूरज को लगा कि उसकी सांस रुक रही है, लेकिन उसने आखिरी सांस में मंत्र पूरा किया। हवन की आग अब एक तेज चमक में बदल गई। चुड़ैल पीछे हटने लगी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने हॉल की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया और सूरज को लगा कि पूरी हवेली ढह जाएगी। तभी उसे एक और आकृति दिखी, एक और औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। यह राधिका की आत्मा थी, जो तांत्रिक के शाप से पहले की थी। उसने सूरज की ओर देखा और कहा, मुझे आजाद कर और तू बच जाएगा। सूरज ने किताब में लिखा आखिरी मंत्र पढ़ा। चुड़ैल अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने सूरज के सीने पर अपने पंजे गड़ा दिए और सूरज को लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। लेकिन तभी ताबीज ने एक तेज रोशनी छोड़ी और चुड़ैल के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। सूरज ने आखिरी मंत्र पूरा किया और हवन की आग ने चुड़ैल को पूरी तरह निगल लिया। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। सूरज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो सुबह हो चुकी थी। हवन कुंड अब ठंडा था और ताबीज टूटकर बिखर चुका था। सूरज ने देखा कि उसके गले के निशान अब हल्के पड़ गए थे। उसे लगा कि शायद वह आखिरकार आजाद हो गया। वह हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन उसका दिल जानता था कि राधिका पूरी तरह नहीं गई थी। वह अब भी कहीं थी, शायद कमजोर लेकिन जिंदा। सूरज अब जयपुर में है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं है। वह रात में बाहर नहीं निकलता और हर बार जब वह दर्पण में देखता है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके गले के निशान अब पूरी तरह नहीं गए, लेकिन वे अब दर्द नहीं करते। उसने मुझे बताया, अजय, मैंने उसे हराया, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ है। शायद वो हमेशा रहेगी। काली हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब कोई उसके पास नहीं जाता। गांव वालों का कहना है कि रात में वहां अब भी एक हल्की सी रोशनी चमकती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह राधिका की आत्मा है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। काली हवेली अब सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, वह एक शापित कब्र थी, जहां राधिका की आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा क्रूर और चालाक हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि सूरज की आखिरी कोशिश ने राधिका को कमजोर तो किया, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रात में खंडहर से अब सिर्फ चीखें ही नहीं, बल्कि हंसी की भयानक आवाजें भी सुनाई देती थीं। वह हंसी जो सुनने वालों की रूह निकाल देती थी। जंगल के रास्ते पर पेड़ों की छाल पर खरोंच के निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई उन पर अपने पंजे घसीट रहा हो। गांव में एक नई कहानी फैल रही थी। राधिका अब सिर्फ खंडहर में नहीं रहती थी, वह उन लोगों के सपनों में घुसती थी जिन्होंने उसकी कहानी सुनी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने घर की दीवारों पर खून से लिखा हुआ सूरज का नाम देखा। ओझा ने गांव वालों को चेतावनी दी, राधिका अब सिर्फ सूरज को नहीं, बल्कि हर उस इंसान को अपना शिकार बनाएगी जो उसका नाम लेगा। सूरज ने मुझे फोन पर बताया था, अजय, मैंने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी मेरे पीछे है और अब शायद वो तुझ तक भी पहुंच चुकी है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सूरज की तीसरी घटना के बाद मैंने उससे दूरी बना ली थी। उसकी कहानी सुनकर मैं रात में सो नहीं पाता था, लेकिन एक रात मुझे एक अजीब सपना आया।
मैं उस खंडहर में था और मेरे सामने राधिका खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और वह फुसफुसा रही थी, तूने मेरी कहानी सुनी, अब तू मेरा है। मैं चीख कर जागा और मेरे माथे पर पसीना था। अगले दिन जब मैंने दर्पण में देखा तो मेरे गले पर एक हल्का सा खरोंच का निशान था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन रात में मुझे फिर वही सपना आया। मैंने सूरज को फोन किया और सब बताया। उसकी आवाज में डर था। उसने कहा, अजय, तूने मेरी कहानी सुनी और अब वो तुझ तक पहुंच गई। हमें कुछ करना होगा, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सूरज ने मुझे जयपुर बुलाया। उसने बताया कि उसने एक नए तांत्रिक से संपर्क किया है जो राधिका के शाप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक बार फिर खंडहर में जाना होगा। मैंने मना किया, लेकिन सूरज ने कहा, अजय, अगर हम नहीं गए तो वो हमें यहां भी नहीं छोड़ेगी। वो अब सिर्फ मेरे पीछे नहीं, तुझ तक भी आ चुकी है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और सूरज के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। मुझे लग रहा था कि यह हमारी आखिरी यात्रा होगी। ये 2022 की फरवरी की बात है। रात घनी थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। मैं और सूरज एक पुरानी जीप में गांव के लिए निकले। रास्ते में सूरज चुप था और मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। मुझे हर बार लग रहा था कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। एक बार मैंने सूरज से कहा, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? उसने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, अजय, अब पीछे मत देखना, वो हमारे साथ हैं। उसकी बात सुनकर मेरी सांस अटक गई। जंगल के रास्ते पर पहुंचते ही हवा में वही सड़ी गली गंध फैल गई। जीप की हेडलाइट्स में हमें कुछ काले साए दिखे जो पेड़ों के बीच सरक रहे थे। सूरज ने तांत्रिक द्वारा दिया गया एक ताबीज मुझे थमाया और कहा, इसे मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। जब हम खंडहर के गेट पर पहुंचे तो वह अब पूरी तरह ढह चुका था, लेकिन हवेली की दीवारें अब भी खड़ी थीं और उन पर खून के धब्बे चमक रहे थे जैसे ताजा बने हों। हमने हॉल में कदम रखा। अंदर का माहौल अब किसी नरक से कम नहीं था। हवा में एक तेज सनसनाहट थी और जमीन पर खून के गड्ढे तैर रहे थे। दीवारों पर अब राधिका की तस्वीरें नहीं थीं। उनकी जगह गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पंजों से चीरा हो। सूरज ने तांत्रिक द्वारा दी गई पूजा की सामग्री निकाली, एक काला दर्पण, कुछ राख और एक मंत्रों की किताब। उसने कहा, अजय, हमें यह पूजा पूरी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। हमने दर्पण को जमीन पर रखा और राख से एक गोला बनाया। सूरज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पूरा किया, हॉल की छत से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मैंने ऊपर देखा और मेरी सांस रुक गई। छत पर एक काली आकृति रेंग रही थी, लंबे सांप जैसे बाल और आंखें जो आग की तरह चमक रही थीं। राधिका। राधिका अब हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब सिर्फ एक खोपड़ी था जिसके मुंह से काला खून टपक रहा था। उसके पंजे इतने लंबे थे कि वे जमीन को छू रहे थे। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे फिर बुलाया, अब कोई नहीं बचेगा। सूरज ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका शरीर कांप रहा था। तभी दर्पण में एक तेज चमक हुई। मैंने उसमें देखा, यह हमारी परछाइयां नहीं थीं। दर्पण में राधिका थी और वह मेरी ओर देखकर हंस रही थी। मैंने सूरज को चीख कर कहा, यह काम नहीं कर रहा। लेकिन सूरज ने कहा, रुक जा अजय, हमें रुकना नहीं है। राधिका अब हमारे चारों ओर चक्कर काट रही थी। उसने अपने बाल मेरी ओर लपकाए और मुझे लगा कि मेरी छाती में कुछ चुभ रहा है। मैंने नीचे देखा, मेरे सीने पर खरोंच के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य पंजा मुझे चीर रहा हो। सूरज ने किताब में लिखा अगला मंत्र पढ़ा। तभी हॉल की दीवारें खून से लथपथ हो गईं। जमीन पर गड्ढों से काले कीड़े जैसे जीव निकलने लगे जो हमारे पैरों की ओर रेंग रहे थे। राधिका अब पागल हो चुकी थी। उसने दर्पण को उठाया और उसे मेरी ओर फेंका। मैंने किसी तरह उसे पकड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें देखा, मुझे लगा कि मैं उसमें खींचा जा रहा हूं। दर्पण में मैंने अपना चेहरा नहीं, बल्कि राधिका का चेहरा देखा। वह मेरे अंदर घुस रही थी। सूरज ने चीख कर कहा, अजय, ताबीज, उसे उठा। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसे राधिका की ओर फेंका। ताबीज ने एक तेज रोशनी छोड़ी और राधिका पीछे हट गई, लेकिन उसकी चीख अब इतनी तेज थी कि मेरे कान बहरे हो गए। उसने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। सूरज ने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया।
हॉल अब पूरी तरह ढह रहा था। छत से पत्थर गिर रहे थे और दीवारें खून की नदियों में बदल रही थीं। राधिका अब हवा में नहीं थी, वह जमीन पर थी और उसका शरीर अब एक विशाल काले साए में बदल रहा था। उसकी आंखें अब सूरज को नहीं, मुझे घूर रही थीं। उसने कहा, तूने मेरी कहानी फैलाई, अब तू मेरे साथ आएगा। मैंने सूरज की ओर देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने मंत्र पूरा किया और दर्पण अब नीली आग में जलने लगा। राधिका चीख रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। लेकिन जैसे ही वह गायब होने लगी, उसने मेरे गले पर अपने पंजे गड़ा दिए। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। सूरज ने दर्पण उठाया और उसे राधिका के सीने में दे मारा। एक तेज धमाका हुआ और हॉल में अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं और सूरज हवेली के बाहर जमीन पर पड़े थे। दर्पण टूटकर बिखर चुका था और पूजा की सामग्री राख में बदल गई थी। सूरज सूरज का चेहरा अब शांत था, लेकिन मेरे गले पर अब भी खरोंच के निशान थे। मैंने सूरज से पूछा, क्या वो चली गई? उसने सिर्फ इतना कहा, शायद, लेकिन वो हमेशा पास ही रहेगी। हम गांव वापस लौटे। गांव वालों ने हमें देखकर मुंह फेर लिया। ओंझा ने कहा, तुमने उसे कमजोर किया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अब वो तुम दोनों को कभी नहीं भूलेगी। सूरज ने मुझे देखा और कहा, अजय, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इस नरक में खींच लिया। सूरज अब जयपुर में एक छोटी सी जिंदगी जी रहा है। वह रात में बाहर नहीं निकलता और उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी कहानी किसी और को न सुनाऊं। मेरे गले के निशान अब हल्के पड़ गए हैं, लेकिन रात में मुझे अब भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। काली हवेली अब पूरी तरह ढह चुकी है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात में वहां एक काला साया दिखता है। लंबे बाल, लाल आंखें और एक हंसी जो सुनने वालों की रूह निकाल देती है। अंतिम शब्द सूरज की यह कहानी मेरे लिए एक दुःस्वप्न बन चुकी है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैंने खुद को भी उस शाप में फंसा लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, तो एक बार उस जंगल के रास्ते से गुजर कर देखिए। लेकिन अगर आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो मेरी सलाह मानिए, पीछे मत देखना, क्योंकि राधिका अभी भी इंतजार कर रही है, शायद आपके लिए। क्या आप उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं? तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।